वो नई नई थ्योरी अब आती जा रही हैं। लेकिन अगर हम बात करें कॉमन, तो उन दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाई जानी चाहिए। काउज, काल्व्स एंड अदर मिल्क एनिमल्स, मिल्क क्या बोलेंगे, अदर मिल्क एनिमल्स, एंड टू रेज कैटल एंड इम्प्रूव देयर ब्रीड्स, उनकी नस्लों में भी सुधार हो। नस्ल समझ रहे हैं, जैसे भैंस की सबसे अच्छी नस्ल होती है आपका, अगर हम बात करें, भदावरी नस्ल होती है, मुर्रा भैंस होती है, तो उनकी नस्लें कैसे डेवलप की गई हैं, ठीक है। जैसे गाय में आपका साहिवाल हो गया, आपका एच एफ डिलक्स हो गई आपका गाय में, तो उनकी नस्ल सुधार हो, उनकी नस्लों को बढ़ाया जाए, ठीक है। लेकिन ये भी राज्य को दिया गया कि राज्य इस पर रोक लगाए। साथ में यहाँ पर 48 में ही क्या बात की गई है, कृषि और पशुपालन की, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। भाई अगर आप जब पशुओं की बात कर रहे हैं तो पशुपालन की बात यहीं पर होगी, और पशुपालन और खेती का संबंध हो गया, ऐसे याद रख लेना। एनिमल हस्बेंड्री की बात कहाँ पर की गई है, और साथ में किसकी बात की गई है, एग्रीकल्चर की। याद रख लेना, पशुओं को हमने जितना प्रयोग हम कर सकते थे उतना प्रयोग हमने किया है, तो हमारा ये राज्य का या हमारा सबका नैतिक कर्तव्य है। आजकल तो क्या होता है, लोग अपने खेतों पर तारबंदी कर देते हैं। जैसे इनके जब बाप दादा का जन्म हुआ था, तो एकदम से जैसे ही जन्म हुआ था तो अपने छाती पे एकदम से वो 100 बीघे खेत लेकर के आए थे। तो अब तो हमने ब्लेड वाले तार और लगा दिए ताकि कोई पशु अंदर आए तो वो उसको काट दे, उसके टांग वांग कट जाए और वो लहू लुहान हो जाए, ताकि वो डर जाए। अब आप ये समझिए कि इस संसार में जितने भी जीवित प्राणी हैं, क्या चिड़िया खेती करेगी क्या, या चिड़िया के नाम का कोई पट्टा है, या चिड़िया कोई जमीन खरीद सकती है, या कोई पशु है मान के चलो, तो ऐसा संभव है कि क्या कोई पशु जो है वो आपका खेती कर सकता है। आपको अब उनको जितना इस्तेमाल करना था उतना किया। आपने लोगों को देखा, जब तक गाय दूध देती है तो उसको घर में रखते हैं, गाय दूध नहीं देती है तो उसको खेतों बाहर भेज दिया। अब बाहर भेज दिया तो सबने अपनी तारबंदी और तार भी लगा दिए खेतों पर, क्योंकि अब आपका काम खत्म हो गया। इसीलिए कहते हैं ना, मनुष्य विवेकी और बुद्धिमान बनने का जितना ढोंग करता है उससे ज्यादा अनैतिक है वो, उससे ज्यादा स्वार्थी है। मतलब हम सब लोगों को ये होता है कि हमारा अपना हित पूरा हो जाए, और अपने उस हित के लिए हम सब कुछ करेंगे। जैसे हम चाहते हैं कि इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति हमारे प्रति दयावान रहे, लेकिन हमें किसी के प्रति दयावान इस बात पर रहेंगे कि हमारा स्वार्थ पूरा होता है या नहीं होता है हम लोग कमाल के या नहीं है बताओ, बहुत कमाल के लोग हैं हम। आर्टिकल 48A, तो 48A यानी कि बाद में जोड़ा गया, तो बताओ कब जोड़ा गया। मैंने कहा ए वाले ये सब कब जोड़े गए हैं, 42वां संविधान संशोधन 1976, 1976। तो पर्यावरण की रक्षा करें और सुधार करना, और देश के वन और वन्य जीवों की रक्षा करना। भाई वन बचेंगे तभी तो हम रहेंगे, वन्य जीव बचेंगे तो हमारी तरह वो भी तो जीव है, उनकी भी तो रक्षा होनी है। पर्यावरण इसी की, ये हमारे जीवन से इसका सीधा संबंध है। क्या इसकी रक्षा नहीं करेंगे, हाँ, तो कुछ एक्ट भी लाए गए हैं, जैसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, लिखो, पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इसको छाता एक्ट भी हम कहते हैं, 1986 का है। क्या बोलते हैं इसको, छाता एक्ट। लेके आई ना सरकार इसको बाद में, लेकिन ये तब थोड़ी है, मूल संविधान में थोड़ी है, उसमें तो कल्पना की गई थी। जैसे वन्य जीवों के लिए आया, वन्य जीवों के लिए आया, लिखो, वन्य जीव वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है। और फिर आपको लिखना पड़ेगा फॉरेस्ट, वनों को बचाने के लिए भी आया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आए, इनको याद रखना। तो पर्यावरण क्या बोलोगे, 48A में है। 49 में राज्य की कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक, चाहे कोई प्राचीन मंदिर है, चाहे कोई प्राचीन मस्जिद है, ठीक है, क्योंकि वो सब हमारे देश की ऐतिहासिक, क्या बोलेंगे, ऐतिहासिक महत्व के हैं। जैसे ऐतिहासिक महत्व हमारे यहाँ ताजमहल पूरी दुनिया में पहचान रखता है, हाँ या ना, आप कहेंगे हाँ रखता है, बिल्कुल रखता है, ठीक है। और भी आप सोचिए, किसी एक ऐतिहासिक, लाल किला हम लिख सकते हैं ऐतिहासिक महत्व का स्मारक, जिसको हम कहें। हमारे जितने भी प्राचीन मंदिर हो गए, या हम बोले जैसे कि आपका, तो सबसे प्राचीन तो मंदिर ही हो गए इस देश में,
ठीक है, बाकी सब तो स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बाद के हैं, तो उससे अच्छा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। ओके, तो स्मारकों की बात कहाँ पर की गई है? 49 में। उनको बचाना है, राज्य का कर्तव्य है। 50 में क्या है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करने के लिए कदम उठाना। न्यायपालिका और कार्यपालिका कभी एक ना हो, यानी जो हमारी जुडिशरी है और एग्जीक्यूटिव है उसका पृथक्करण होना चाहिए, कार्यपालिका का पृथक्करण। समझे जी? कैसे? जैसे ऐसे समझिए कि आप बाइक पे जा रहे थे कहीं, और आपने हेलमेट वेलमेट सब पहन रखा था, सारे यातायात नियमों का आप पालन कर रहे थे। पुलिस वाले ने आपका एक फ़ोटो खींचा, आपका चालान बना दिया उसने, भैया आपका 10,000 रुपये का चालान है ये। तो आप क्या कहोगे? भाई साहब मैंने तो सारे नियम फॉलो किए हैं, तो आपके पास क्या रास्ता है? अभी तक तो आप कोर्ट जाएंगे। तो न्यायपालिका अलग है और कार्यपालिका अलग है, तो न्यायपालिका क्या बोलेगी? फटकार लगा देगी कार्यपालिका को कि भाई ये पुलिस को फटकार लगा देगी ना, ये तुमने क्यों किया। अब मान के चलो ये दोनों एक हो जाएं, ये दोनों एक हो जाएं, और इसीलिए कोशिश की गई कि ये कभी एक ना हो, तो ये अलग रहें। अब आप जाओगे वहाँ पर, कोर्ट में गए आप, और कोर्ट में आपको पता चला कि दोनों एक ही हैं, तो दोनों एक ही फंक्शनिंग के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर तो आपको भरना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या, ये अलग रहना है, अलग रहना है ना। न्यायपालिका और कार्यपालिका, यानी कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। 51 लास्ट है, यह घोषणा करता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित रहे। इंटरनेशनल, नेहरू जी के सिद्धांतों पर आधारित है, स्थापित करने का प्रयास करेगा। किसकी? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। कैसे होगी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा? कि हमें राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने हैं, ठीक है। तभी हमारा देश जो है फुलफिल करेगा। मान के चलो हम देश को वॉर में शामिल करे रखेंगे हर टाइम, तो क्या होगा? भुखमरी के हालात पैदा होंगे। अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के लिए सम्मान को बढ़ावा देना। कोई भी आपका इंटरनेशनल साथी ट्रीटी है उसको हम प्रमोट करें, उसको आगे बढ़ चढ़ के हम बढ़ाएं अगर वह सही है। मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवाद, मान के चलो भारत का अगर कोई आपका म्यांमार हो गया, या आपका म्यांमार और भूटान के बीच में कोई झगड़ा हो गया, तो उसका इम्पैक्ट भारत पर जरूर पड़ेगा। तो क्या करना है, या अन्य देशों के भी विवादों का, आप देखते हैं रूस यूक्रेन की वजह से जो तेल की कीमतें वो बढ़ गई रूस यूक्रेन वॉर की वजह से, तो आप बोलोगे मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा भी होना चाहिए, ठीक है। अगर हो सकता है तो वो पूरी दुनिया के लिए अच्छा है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर कोई दिक्कत? भाई साहब बताएं एक बार, कोई भी कैसी दिक्कत किसी बच्चे को हो। अब यहाँ पर देखो दो तीन चीज़ें और हैं, उनको नोट कर लेना जरा कहीं किनारे पे, एक लिखना, आगे ही बता देता हूँ एक पेज पर। छोटे छोटे से तीन केस हैं। एक है आपका, क्या बोलोगे? दोराइजन केस। एक है आपका चंपा दोराइजन केस। इस केस में क्या कहा गया था? दोराइजन केस, और ये तभी मतलब संविधान हमारा लागू ही हुआ था, उसके तुरंत बाद का केस है। इसमें क्या कहा गया था, छोटे से शब्दों में लिखना। एफ आर वुड प्रिवेल डीपीएसपी, एफ आर वुड प्रिवेल डीपीएसपी, यानी कि जो फंडामेंटल राइट है ना, फंडामेंटल राइट है वो मौलिक अधिकारों से, वुड प्रिवेल डीपीएसपी। यहाँ पर याद रख लेना, यहाँ पे एक बात कही गई थी कि फंडामेंटल राइट को, इससे और अच्छा समझोगे, को संशोधित किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट को क्या बोलेंगे? संशोधित किया जा सकता है। किसके लिए? डीपीएसपी के लिए। अगर डीपीएसपी में कुछ चेंज करना है तो मौलिक अधिकारों को बदला जा सकता है। इसी बात को हम कह रहे हैं एफ आर वुड प्रिवेल डीपीएसपी। तो एक इसमें कहा गया, चंपा दोराइजन केस में कहा गया, ठीक है। और एक अगली बात आई आपका गोपाल नाथ केस। गोपाल नाथ केस 1967। इसमें इस फैसले को क्या बोलेंगे? इसमें कहा गया फंडामेंटल राइट्स कांट बी अमेंड, को संशोधित नहीं किया जा सकता है।
नहीं किया जा सकता है। किसके लिए? डीपीएसपी के लिए। यानी आप मौलिक अधिकारों में कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं कि डीपीएसपी में आपको कोई बदलाव करना है। तो इसमें तो कहा गया है आपका कि मौलिक अधिकारों को डीपीएसपी में कुछ हमको लागू करना है तो उसके लिए फंडामेंटल राइट चेंज हो सकते हैं, लेकिन गोपाल नाथ में कहा गया है फंडामेंटल राइट जो है वो कभी भी आपका संशोधित नहीं किए जा सकते हैं। तीसरा, मिनर्वा मिल्स 1980। मिनर्वा मिल्स 1980, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है एफआर यानी फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में एक संतुलन होना चाहिए। के बीच में क्या होना चाहिए? एक बैलेंस बना रहना चाहिए हमेशा, बीच में एक संतुलन होना चाहिए। ठीक है। और किसको माना गया? एफआर जो होंगे इनको प्रमुख माना गया है, इनको डोमिनेंट माना गया है। एफआर शुड बी डोमिनेंट। डोमिनेंट कौन प्रमुख माना गया है? एफआर। इसको यहाँ पे डोमिनेंट माना गया मिनर्वा मिल्स केस में। तो बहुत कम पूछे जाते हैं लेकिन पूछा जा सकता है। ठीक है। गुरुजी अधिकार प्रच्छा को एक बार समझा दो। अधिकार प्रच्छा दोस्त मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका था। आर्टिकल 32 की आपका जो 5वीं रिट थी कि बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अधिकार से। जैसे मैंने आपको कितना अच्छा उदाहरण दिया था कि गलत तरीके से कोई भर्ती हो गया तो उसके कैंडिडेचर पर आप सवाल लगा सकते हैं। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं, हाई कोर्ट आप जा सकते हैं कि इस व्यक्ति ये डिजर्व नहीं करता और गलत तरीके से इस पद पर बैठा हुआ है। ठीक है। आ गया। निम्नलिखित नीति निदेशक तत्वों को संविधान में वर्णित क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। वर्णित क्रम कौन सा अधिकार? अब थोड़ा सोचना है। देखो ग्राम पंचायत, अब क्या होगा, हम अपने आर्टिकल्स को रिवाइज करेंगे। तो मुझे बताएं ग्राम पंचायत तो कौन सा हो जाएगा आपका? पहले 40 हो गया। काम का अधिकार आपका इसके बाद में ही होगा। न्यायोचित और मानवीय दशाओं इसके बाद में। निर्वाह मजदूरी और शिष्ट जीवन इसके बाद में। तो क्रम से दिए हुए हैं, सारे क्रम से दिए हुए हैं, ABCD सब क्रम से हैं। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में निदेशक तत्वों के प्रयोग के बारे में बताता है? नीति निदेशक तत्वों के प्रयोग के बारे में क्या 40 बताता है? क्या 39 बताता है? प्रयोग के बारे में कौन बताता है? 37। क्या ये वाद योग्य है? बताओ, क्या ये वाद योग्य है? तो आप कहेंगे वाद योग्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है कि राज्य श्रमिकों के लिए जीविका, मजदूरी आदि सुरक्षित करने का प्रयास करें? जीविका के लिए किसने कहा था? तो 40 में तो आपका क्या बोलेंगे, आपका 41 आ गया। ये तो इसके लिए बात कर रहा है, जीविका के लिए। तो जीविका के लिए बात की गई है किसमें? 43 में बात की गई है। किसमें? 43 में बात की गई। 38 में क्या बताया मैंने अभी आपको? मेमोराइज करो इनको फिर से। 38 में क्या बताया गया कि भैया 38 में बताएं सारे लोग, क्या बताया गया है? 38 में सबको बताना है क्या बताया गया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत प्रदान किए गए समान नागरिक संहिता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह प्रत्येक भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है। क्या आर्टिकल 44 मौलिक अधिकार है? गलत बात है, पहली गलत है। ये फंडामेंटल राइट थोड़ी है। राज्य संपूर्ण भारत में नागरिकों के लिए इसे सुरक्षित रखने का प्रयास करेगा। हाँ जी। यह किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। हाँ जी। यह किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, फिर भी संविधान की मांग है कि एक सिद्धांत के रूप में हमारे देश के शासन में मौलिक अधिकार होना चाहिए। हाँ, मांग है, ये होने ही चाहिए, तभी तो डीपीएसपी में रखे गए हैं। एकदम से ठीक है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? कृषि और पशुपालन अभी बताया 48। पर्यावरण के लिए 48A है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में क्या प्रावधान है? 49 में क्या बताया गया है आपका? 49 में बताओ। स्मारकों, स्थानों एवं प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण है। भारत ने राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को के संविधान से लिया है। तो नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए हैं हमने? आयरलैंड से लिए हैं। आयरलैंड से लिए हैं। भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है? वो किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो सही बात है, परिवर्तनीय नहीं है, नॉट एनफोर्सेबल है। इन तत्वों को एक राज्य में कानून बनाने के लिए लागू किया जा सकता है या लागू हो सकते हैं नीति निदेशक तत्व? हाँ जी बिल्कुल, कानून बनाने के समय हमने तो कहा ही ध्यान रखा जाना चाहिए इनको। अनुच्छेद 51 संविधान में अंतिम निदेशक तत्व है। हाँ जी, अंतिम निदेशक तत्व है, 36 से 51 ही है, तो ठीक हो जाएंगे, 1 2 3 हो जाएगा। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के द्वारा संविधान के जीवनदायी प्रावधान के रूप में वर्णन किया, कि उसको क्या कहा था हमने? लाइफ गिविंग प्रोविजंस कहा था। किसने? LM सिंघवी साहब ने कहा था। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था इसको? बताएं भी। नीति निदेशक तत्वों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था? उन्होंने क्या कहा था? उसको एक अनोखी विशेषता बताया था, यूनिक फीचर बताया था। ठीक है, आगे आगे। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को
सुविधाजनक अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस भाग में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो उपरोक्त सभी समाज